क्या हो अगर आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाओ और वो वेकेशन आपके लिए नाइटमेयर साबित हो। आपके ऊपर एरोप्लेन्स गिरने लगे, तेज सोनिक आवाज जो आपके कान के पर्दे फाड़ दे, हिरन का झुंड आपको घेर ले, आपके दांत अचानक टूटकर गिरने लगे। ये सब क्यों हो रहा है और इससे बचा कैसे जाए, कुछ पता ना हो। ऐसे में आप अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कैसे करोगे, सोचकर ही डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली क्ली को दिखाते हुए होती है। क्ली जैसे ही नींद से जागता है तो देखता है कि उसकी वाइफ अमांडा पैकिंग कर रही है। वो इसका रीजन जानना चाहता है। अमांडा बताती है कि मुझे ख्याल आया कि काफी अरसे से हम वेकेशन पर नहीं गए हैं, इसलिए आज सुबह ही मैंने ऑनलाइन एक आलीशान घर बुक किया है जो शहर से दूर और समुद्र के नजदीक है। अगले सीन में अमांडा अपनी फैमिली के साथ डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अमांडा के बच्चे आर्चिस और रोजी तो जाते ही पूल में मस्ती शुरू कर देते हैं। अमांडा मार्केट जाकर ग्रोसरी शॉपिंग करती है। पार्किंग एरिया में उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जिसने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। अमांडा उसे इग्नोर करती है और अपनी फैमिली के साथ बीच पे जाती है। रोजी की नजर एक जायंट शिप पे पड़ती है। वो अपनी फैमिली को बताती है कि शिप हमारी ओर ही आ रही है, पर कोई उसकी बातों पे गौर नहीं करता। जब शिप काफी नजदीक आ जाती है तब अमांडा रोजी की बातों को सीरियसली लेती है। अमांडा अपनी फैमिली के साथ भागती है और ठीक उसी वक्त शिप बीच पे पहुंच जाती है। अगर ये लोग सही वक्त पर नहीं भागते तो अभी ही इनका काम तमाम हो जाना था। क्ले को सिक्योरिटी ऑफिसर से पता चलता है कि ऐसा शिप के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की वजह से हुआ होगा। घर आने के बाद अमांडा इस इंसिडेंट के बारे में न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना चाहती थी, पर नेट काम ही नहीं कर रहा था। क्ले नोटिस करता है कि टीवी में भी सिग्नल नहीं आ रही है। अमांडा की नजर बैकयार्ड पे पड़ती है जहां उसे 2 हिरन दिखते हैं। अमांडा को कुछ गड़बड़ लगती है, पर क्ले कहता है कि हिरन दिखना तो शुभ संकेत माना जाता है। दरअसल इन मियां बीबी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। जहां अमांडा हर चीज को शक की निगाह से देखती है तो वहीं क्ले हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। इसका एग्जाम्पल हमें आगे भी दिखेगा। रात में अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। अमांडा और क्ले डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। बाहर इन्हें जॉर्ज अपनी बेटी रुथ के साथ दिखता है। जॉर्ज खुद को इस घर का मालिक बताता है और घर के अंदर आने की इजाजत मांगता है। इसके बाद वो बताता है कि आज आप लोग यहाँ आने वाले थे, इसलिए हम अपने शहर वाले घर जा रहे थे, पर शहर में ब्लैकआउट हो गया है, इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रही है और हमारा घर 14th फ्लोर पर है। घुटने में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। क्ले को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, पर अमांडा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जॉर्ज ही इस घर का मालिक है, और अगर वो मालिक है भी तो रूल के हिसाब से अमांडा ने तो पूरे पैसे दिए हैं। वो अब ये घर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। तब जॉर्ज अलमारी से पैसे निकालकर रेंट का आधा पैसा उसे लौटा देता है। इससे क्ले खुश हो जाता है, पर अमांडा मानने को तैयार नहीं थी। वो उससे कई सारे क्वेश्चंस करती है। वो उसकी वाइफ के बारे में भी पूछती है। इस पर जॉर्ज बताता है कि मेरी वाइफ एक आर्ट डीलर है, वो काम के सिलसिले में मोरक्को गई है, वो कल की फ्लाइट से वापस भी आने वाली है। तभी रुथ टीवी ऑन करती है जिसमें सिर्फ यही शो हो रहा था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, इसलिए टीवी पे कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा। ये देखकर अमांडा जॉर्ज को रुकने की इजाजत दे देती है, पर इन्हें बेसमेंट में रहना होगा। रुथ को बहुत गुस्सा आता है कि हमें अपने ही घर में नौकरों की तरह बेसमेंट में रहना पड़ रहा है। अगली सुबह रोजी अपनी मॉम को परेशान करने लगती है। दरअसल उसे फ्रेंड्स सीरीज का फिनाले देखना था, पर इंटरनेट तो चल नहीं रहा था। अमांडा अपना फोन चेक करती है और उसे कुछ न्यूज पॉपअप दिखते हैं जिससे पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट में मेजर ब्लैकआउट हुए हैं और इन सब के पीछे किसी हैकर का हाथ है। अमांडा तुरंत ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। दूसरी ओर टीवी ना चलने से परेशान होकर रोजी पूल के पास चली जाती है। वहां से उसे बैकयार्ड में ढेर सारे हिरन दिखते हैं। रोजी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी खतरे का अंदेशा दे रहे हैं। इधर जॉर्ज बताता है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। वहीं रुथ अपनी मॉम के लिए फिक्रमंद थी क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी और उनका कोई अता पता भी नहीं था। जॉर्ज ने अपनी वाइफ को कई सारे मैसेजेस भेजे थे,
पर वो डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर क्ले, जो कि मार्केट से न्यूज़पेपर लेने गया था, वो जीपीएस काम ना करने की वजह से भटक जाता है। जॉर्ज जब ड्राइव करके अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जाता है तो देखता है कि वहाँ सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी है, घर में कोई भी नहीं है। बैकयार्ड पे जाने पे उसे रेत में एक वॉच दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसके साथ एक आदमी का कटा हुआ हाथ भी उठ जाता है, जिससे जॉर्ज काफी डर जाता है। उसे और भी कई सारे लोगों की लाशें दिखती है। दरअसल यहाँ कई सारे एरोप्लेन क्रैश हुए थे। क्ले को रिटर्न आते वक्त एक औरत लिफ्ट मांगती हुई दिखती है। क्ले गाड़ी रोकता है। उसे उस औरत की लैंग्वेज तो समझ नहीं आती, पर ऐसा लगता है जैसे वो किसी खतरे के बारे में बताना चाह रही हो। क्ले परेशान होकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में क्ले को आसमान से रेड रेड कुछ गिरता हुआ दिखता है। वो जल्दी से कार रिवर्स करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो चीज क्ले की गाड़ी तक पहुंच जाती है। दरअसल आसमान से ढेर सारी पैम्पलेट्स की बारिश हो रही थी। इधर रोजी और आर्ची को जंगल में एक कैबिन दिखती है। वो उसके अंदर जाते हैं, पर अंदर कुछ भी नहीं था। वहीं जॉर्ज की नजर एक एरोप्लेन पे पड़ती है जो उसकी ही ओर आ रही थी। जॉर्ज डरकर भागना शुरू कर देता है। वो प्लेन भी क्रैश हो जाती है। जॉर्ज बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाता है। जंगल में आर्ची के पैर में एक कीड़ा काट लेता है। ठीक इसी वक्त रोजी को कुछ दूरी पे एक घर दिखता है। रोजी वहां जाना चाहती है, पर आर्ची को भूख लगी थी, इसलिए वो उसे वापस घर ले आता है। इस दरमियान रोजी ढेर सारे पंछियों को भागते हुए देखती है। जॉर्ज घर आने के बाद रुथ के सामने सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करता है। वो उसे डराना नहीं चाहता था। वो अकेले में अमांडा को बताता है कि कुछ दिनों पहले ही मुझे इस खतरे का अंदेशा हो गया था। मैं जिस लाइन में काम करता हूँ, मुझे उस पैटर्न पर नजर रखनी पड़ती है जिससे दुनियादारी चलती है। साथ ही वो अमांडा को बताता है कि मेरे दोस्त के घर पे एक सैटेलाइट फोन था। हालांकि वो चार्ज था, फिर भी काम नहीं कर रहा था। इसका एक ही मतलब है कि हमारे सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है। अमांडा का कहना था कि जॉर्ज कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। कोई कितना भी बड़ा हैकर हो, वो स्पेस सैटेलाइट तो हैक नहीं कर सकता। तब जॉर्ज उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त के घर पे क्या क्या देखा। इससे अमांडा के होश उड़ जाते हैं। इसी वक्त अजीब सी तेज आवाज होने लगती है। इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं, फिर भी वो आवाज काफी तेज सुनाई दे रही थी। अगर ये कान बंद नहीं करते तो उनके कान के पर्दे फट सकते थे। खिड़की के शीशों में भी दरार आ गई थी, पर फिर भी अमांडा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। इसके बाद वो बच्चों को रूम में भेज देती है और फिर जॉर्ज पे चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉर्ज उससे कुछ छिपा रहा है। कुछ ही देर में अमांडा को उस मार्केट वाले आदमी की याद आती है जो बहुत सारी वाटर बोतल और खाने की चीजें अपनी गाड़ी में लोड कर रहा था। शायद उसे इस बारे में कुछ पता होगा। इतना सुनते ही जॉर्ज उस आदमी का हुलिया बता देता है। दरअसल उस आदमी का नाम डैनी है। वो खुद को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानता है। वो हर हफ्ते इतनी ही शॉपिंग करता है जैसे कल चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसी वक्त क्ले घर आता है। वो अमांडा को जोर से हक करके बच्चों की खैरियत पूछता है। इसके बाद वो सबको बताता है कि एक बड़े से ड्रोन से ढेर सारे पैम्पलेट्स गिर रहे थे। एक पैम्पलेट वो अपने साथ भी लाया था जिसमें अरबिक में कुछ लिखा हुआ था। इससे सभी काफी डर जाते हैं। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि अगर किसी देश ने अमेरिका पे हमला किया भी है तो इस तरह से पैम्पलेट गिराने की क्या जरूरत है, वो भी अरबिक लैंग्वेज में, जिसे ज्यादातर लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्ले अपनी फैमिली के साथ वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। हालांकि जॉर्ज काफी समझाता है कि ये सेफ नहीं है, पर क्ले नहीं मानता। कुछ दूर जाने पर इन्हें ट्रैफिक जाम मिलता है। अमांडा बाहर जाकर चेक करती है कि आखिर माजरा क्या है। वो देखती है कि यहाँ ढेर सारी टेस्ला की ऑटोमेटिक कार्स क्रैश हुई पड़ी हैं। इनमें एक भी आदमी नहीं है। कुछ ही देर में इनके सामने एक और टेस्ला की कार आकर इन कार्स में भिड़ जाती है। साथ ही और भी कई सारी कार्स आए जा रही थी। इसलिए अमांडा अपनी कार को उन कार्स से बचाते हुए किसी तरह से वापस जॉर्ज के घर आती है और सारा माजरा बताती है। इसके बाद ये सारे सोचने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और इससे बचा कैसे जाए। लेटर ऑन अमांडा और जॉर्ज ढेर सारी बातें करते हैं जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। अमांडा को पता चलता है कि जॉर्ज का एक क्लाइंट शायद सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता है। वो 1 महीने पहले ही ये देश छोड़कर चला गया था। वो जॉर्ज को भी चलने को कह रहा था, पर उसने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी वाइफ का भी प्लान क्रैश हो गया है और वो मर चुकी है। ये भी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक फिर से
तेज सोनिक साउंड आने लगती है। घर के लाइट्स और शीशे फूट जाते हैं। ये लोग किसी तरह से ये रात गुजारते हैं। अगली सुबह आर्ची को फीवर आ जाती है, साथ ही उसके मुंह से खून निकलता है और दांत भी गिरने लगते हैं। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। आर्ची को लगता है कि शायद ये उस कीड़े के काटने की वजह से हो रहा है। वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, पर इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसमें टेस्ला की कार क्रैश होकर रास्ता जाम हो चुका है। तब जॉर्ज डैनी के घर जाना चाहता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें स्टॉक में रखता है तो उसके पास मेडिसिन भी होंगे। साथ ही क्ले रोजी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। वो कहीं गायब हो गई थी। आर्ची की हालत भी खराब हो रही थी, इसलिए जॉर्ज और क्ले मिलकर उसे डैनी के घर ले जाते हैं। डैनी को जब आर्ची की हालत के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि ये सब उस आवाज की वजह से हो रहा है। दरअसल वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि माइक्रोवेव वेपन्स हैं। ये सब नए जमाने की जंग की तकनीक है। हमें इस बारे में ज्यादा पता तो नहीं है और हो सकता है कि कभी पता भी ना चले। हमें बस अपने परिवार की हिफाजत करनी है और अपनी रिसोर्सेज को बचा कर रखना है। इसलिए वो आर्ची की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। इधर अमांडा और रूथ रोजी को ढूंढते हुए जंगल के उस केबिन तक पहुंच जाते हैं। इन्हें ढेर सारे हिरन घेर लेते हैं। तब ये दोनों जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, जिससे हिरन डरकर भाग खड़े होते हैं। उधर डैनी बंदूक तानकर इन्हें जाने को कहता है। बदले में जॉर्ज भी बंदूक तान देता है। तब क्ले बीच में आकर इन दोनों को समझाता है और फिर वो डैनी से मदद की भीख मांगता है। तब डैनी कुछ मेडिसिन दे देता है। साथ ही वो बताता है कि इन सब के पीछे कोरियंस या चाइनीज का हाथ है। दरअसल फोन बंद होने से पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ड्रोन से कोरियन लैंग्वेज के पैम्पलेट्स गिर रहे थे, पर जब क्ले वो अरबिक पैम्पलेट्स उसे दिखाता है तो इस पे डैनी कहता है कि हमने दुनिया में बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, हो सकता है वो आपस में मिलकर ये सब कर रहे हों। ये सारी बातें सुनकर जॉर्ज का शक यकीन में बदल जाता है। वो क्ले को बताता है कि हमारे देश को गृह युद्ध में धकेला जा रहा है। इसके लिए 3 चाल चली जा रही हैं। पहली चाल है आइसोलेशन, जिसमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बंद करके हमें दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है। दूसरी चाल है अराजकता फैलाना, जिसके तहत गुप्त हमला और गलत जानकारी फैलाई गई है, जैसे वो तेज आवाज और अलग अलग लैंग्वेज में पैम्पलेट गिराना, जिससे लोग दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में लड़कर ही खत्म हो जाए। जैसे ही ये दोनों चाल सफल हो जाएंगी, तीसरी चाल यानी कि गृह युद्ध खुद ब खुद शुरू हो जाएगी और सरकार गिर जाएगी। ये जानने के बाद जल्दी से ही अपने घर के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर रोजी को दिखाया जाता है, जो उसी घर में थी जिसे उसने जंगल से देखा था। रोजी को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, पर तभी उसका ध्यान घर के एक सीक्रेट रास्ते पे जाता है, जिससे वो एक बंकर में पहुंच जाती है। यहाँ खाने पीने और हर जरूरत की सामान मौजूद थी। यहाँ कंप्यूटर्स और टीवी वगैरह भी थे। यहाँ आराम से सालों साल गुजारा जा सकता था। यहाँ फ्रेंड्स सीरीज की सीडी भी थे। रोजी तुरंत ही उन्हें देखने बैठ जाती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट शो था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी अब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने वाला है और रोजी को एक अच्छा सा बंकर मिल गया है। आई होप कि वो ये सीरीज देखने के बाद अपनी फैमिलीज को भी यहाँ ले आए। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।